नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव के नतीजों का, जहां पर 278 सीटों पर नतीजे हो चुके हैं घोषित, जिसमें गुपकर गठबंधन को 110, भाजपा ने 75 सीटों पर जीत दर्ज की। तो दोस्तों, गुपकर गठबंधन इसमें जीत कर सामने आया और 110 सीटों के साथ सबसे बड़ा गठबंधन बन गया है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकराया, संशोधन नहीं, तीनों कानून वापस लेने पर अड़े किसान। जी हाँ दोस्तों, अब एक ही रास्ता बचा है कि तीनों कानून रद्द हो जाएं। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कृषि कानूनों के खिलाफ मार्च निकालेंगे राहुल गांधी, 2 करोड़ हस्ताक्षर के साथ करेंगे राष्ट्रपति से मुलाकात। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव 278 सीटों पर नतीजे घोषित, गुपकार गठबंधन 110, भाजपा ने 75 सीटों पर जीत दर्ज की। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद की 280 सीटों में से 278 सीटों के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। गुपकार गठबंधन ने सबसे अधिक 110 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि 75 सीटों पर जीत दर्ज कर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और वोट प्रतिशत के मामले में भी भगवा पार्टी पहले स्थान पर है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2 निर्वाचन क्षेत्रों बांदीपोरा और कुपवाड़ा जिले की एक सीट पर चुनाव परिणामों का इंतजार है, क्योंकि अगले आदेश तक मतगणना रोक दी गई है। केंद्र शासित प्रदेश में डीडीसी की 280 सीटों पर 8 चरणों में मतदान कराया गया। यह 28 नवंबर से शुरू हुआ था और 19 दिसंबर को संपन्न हुआ। मतगणना मंगलवार सुबह शुरू हुई थी। अगस्त 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त कर जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिए जाने के बाद से इस केंद्र शासित प्रदेश में यह पहला चुनाव है। चुनाव में कुल 280 सीटों पर मतदान हुआ। केंद्र शासित क्षेत्र के 20 जिलों में प्रत्येक में डीडीसी की 14-14 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव आयोग ने अभी तक 280 में से 278 सीटों के चुनाव परिणामों की घोषणा कर दी है। गुपकार गठबंधन और भाजपा के अलावा 50 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस को 26, अपनी पार्टी को 12, पीडीएफ और नेशनल पैंथर्स पार्टी को 2-2 और बसपा को 1 सीट पर जीत मिली है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की रहने वाली और पूर्व आतंकवादियों से शादी करने वाली 2 महिलाएं भी चुनाव मैदान में उतरी। उन्होंने कुपवाड़ा के दरागुल्ला और बांदीपोरा के हजीने से चुनाव लड़ा। अधिकारियों ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पीठासीन अधिकारियों को इन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में अगले आदेश तक मतगणना रोकने के आदेश दिए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकराया, संशोधन नहीं, तीनों कानून वापस लेने पर अड़े। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज बुधवार को 28वां दिन है। गतिरोध खत्म करने के लिए सरकार की ओर से एक बार फिर से बातचीत का प्रस्ताव भेजा गया, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया। किसान संगठन की ओर से कहा गया कि हम तीनों कानूनों में किसी भी प्रकार के बदलाव की बात नहीं कर रहे, बल्कि तीनों कानूनों को निरस्त करने की मांग करते हैं। सिंघू बॉर्डर पर आज बुधवार को सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए किसान संगठनों की बैठक बुलाई गई थी। बैठक के बाद किसान संगठनों ने कहा कि हम तीनों कानूनों में किसी भी प्रकार के बदलाव की बात नहीं कर रहे, बल्कि इन कानूनों को निरस्त करने की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर जो प्रस्ताव सरकार से आया है, उसमें कुछ भी साफ नहीं और स्पष्ट नहीं है। किसान संगठनों की ओर से कहा गया कि सरकार की ओर से आया प्रस्ताव इतना खोखला और हास्यास्पद है कि उस पर उत्तर देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, लेकिन सरकार ठोस प्रस्ताव लिखित में भेजे और खुले मन से बातचीत के लिए बुलाए। किसानों की ओर से कहा गया कि सरकार निरर्थक प्रस्ताव को दोहराने के बजाय ठोस प्रस्ताव भेजे, ताकि उसको एजेंडा बनाकर हम सरकार से बात कर सकें। स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव ने कहा कि यूनाइटेड फार्मर्स फ्रंट ने आज सरकार को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि सरकार को यूनाइटेड फार्मर्स फ्रंट द्वारा पहले लिखे गए पत्र पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि यह सर्वसम्मत से लिया गया फैसला था। सरकार का नई चिट्ठी किसान संगठनों को बदनाम करने की एक नई कोशिश है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों के खिलाफ मार्च निकालेंगे राहुल गांधी, कल 2 करोड़ हस्ताक्षर के साथ करेंगे राष्ट्रपति से मुलाकात। जी हां दोस्तों, दिल्ली बॉर्डर समेत इसके आसपास के इलाकों में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 28वें दिन भी जारी है। किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार तीनों कानूनों को वापस ले। इस बीच राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगा। राहुल गांधी की अगुवाई वाले प्रतिनिधिमंडल की तरफ से राष्ट्रपति को कृषि कानूनों के विरोध में देश भर से इकट्ठा किए गए 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर भी सौंपे जाएंगे।
कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा कि राष्ट्रपति से मुलाकात करने से पहले राहुल गांधी कृषि कानूनों को लेकर कल सुबह 10:45 पर विजय चौक से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे। इस दौरान राहुल के नेतृत्व में अन्य कांग्रेसी सांसद भी इसमें भाग लेंगे। इससे पहले भी विपक्षी दलों ने कृषि कानूनों पर अपनी चिंताओं से अवगत कराने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, टीआर बालू, भाकपा के महासचिव डी राजा और येचुरी शामिल हुए थे। इस बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा था, राष्ट्रपति के साथ मुलाकात में हमने कृषि कानूनों को रद्द किए जाने का अनुरोध किया। ये कानून बिना चर्चा के पारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कृषि विधेयक पारित किए गए, हमें लगता है यह किसानों का अपमान है, इसलिए वे ठंड के मौसम में भी प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने राष्ट्रपति से कहा कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाना बेहद महत्वपूर्ण है। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम संगठनों के बीच चली लंबी बैठक के बाद किसान नेता युद्धवीर सिंह ने कहा, जानबूझकर सरकार इस मामले को लटकाना चाहती है और किसान का मनोबल तोड़ना चाहती है, लेकिन हम संशोधन पर तैयार नहीं हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, सरकार आग से खेल रही है, इसके परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वहीं किसान नेता शिव कुमार काका ने कहा, इस कानून में सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार कॉर्पोरेट को किसानों में प्रवेश कराना चाहती है। ये कानून अमेरिका में लागू हुए, वहां खेती किसानी 2% रह गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के समर्थन में जेल में बंद कई कार्यकर्ता कर रहे हैं भूख हड़ताल। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में एल्गार परिषद माओवादी संबंध मामले में गिरफ्तार कई कार्यकर्ता बुधवार को महाराष्ट्र के तालोजा जेल में 1 दिवसीय भूख हड़ताल कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने बुधवार को राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर एक संयुक्त बयान में कहा कि वे नवी मुंबई की जेल में बंद हैं और किसान आंदोलन में शारीरिक रूप से भाग नहीं ले सकते, इसलिए वे जेल में 1 दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल कर रहे हैं। वकील निहाल सिंह राठौड़ ने कहा, किसानों ने जो मांगे उठाई हैं वे बिल्कुल सही और न्याय संगत है। राठौड़ ने कहा कि वर्तमान में एल्गार परिषद माओवादी संबंध के मामलों में जेल में बंद कार्यकर्ताओं में सुधीर धवले, सुरेंद्र गार्डलिंग, आनंद तेल तुंबड़े, हनी बाबू, सागर गोरखे, रमेश गायचर, महेश राउत, अरुण परेरा, वर्णन गोंसाल्विस, फादर स्टेन स्वामी, गौतम नवलखा और रोना विल्सन शामिल हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत रूस के बीच वार्षिक सम्मेलन रद्द होने पर बोले राहुल गांधी, भविष्य के लिए होगा घातक। जी हां दोस्तों, 2 दशक में ऐसा पहली बार है जब भारत और रूस के बीच वार्षिक सम्मेलन नहीं हो रहा है। ऐसा तब हुआ जब नई दिल्ली के इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव क्वाड ज्वाइन करने और अमेरिका की तरफ झुकाव को लेकर मॉस्को ने गंभीर आपत्ति दर्ज की है। भारत और रूस के बीच वार्षिक सम्मेलन साल 2000 से ही होता आ रहा है, जब भारत रूस सामरिक साझेदारी घोषणा पर दोनों पक्षों की तरफ से दस्तखत किए गए थे। ये सामरिक साझेदारी को लेकर सर्वोच्च संस्थागत संवाद तंत्र है। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत रूस वार्षिक सम्मेलन रद्द होने पर गहरी निराशा व्यक्त की है। राहुल ने कहा, रूस भारत का एक महत्वपूर्ण दोस्त है। पारंपरिक संबंध को नुकसान हमारी अदूरदर्शिता है और यह भविष्य के लिए घातक होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन को लेकर सिद्धू का पीएम मोदी पर तंज, ट्वीट कर दी यह नसीहत। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए खेती कानूनों के खिलाफ दिल्ली में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच कांग्रेसी विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने इन कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया ट्विटर के जरिए बिना किसी का नाम लिए नसीहत देते लिखा, राजा इतना भी फकीर ना चुनो कि कोई भी व्यापारी उसे अपनी जेब में रख ले। बता दें कि सिद्धू लगातार ट्विटर के जरिए किसानों के समर्थन में मोदी सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। इससे पहले उन्होंने बीमा योजना में हुए बड़े घोटाले की परतें खोलते हुए कहा था कि निजी फसल बीमा कंपनियां सरकारी बीमा सुविधा की जगह लेकर बड़ी किस्तें वसूलने के बावजूद किसानों के साथ बड़ी धक्केशाही कर रही है। यह कंपनियां बड़ी किस्तें वसूलने के बावजूद फसल बर्बाद होने पर नामात्र मुआवजा देकर किसानों को और सरकारी खजाने को सरेआम लूट रही है। किसान अच्छी तरह जानते हैं कि केंद्र सरकार की शह पर कॉर्पोरेट घराने खेती क्षेत्र पर कब्जा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान बोले, मन की बात का करेंगे विरोध, रद्द करो कृषि कानून। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि वह बुधवार को बैठक कर आगे की रणनीति तय करेगा। 23 दिसंबर को मनाए जाने वाले किसान दिवस के मौके पर किसान नेताओं ने एक बार फिर केंद्र सरकार से नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की और घरों का चूल्हा न जलाने की भी अपील लोगों से की है। सरकार की ओर से बातचीत का प्रस्ताव भेजे जाने को लेकर किसानों ने कहा कि अगर सरकार कानूनों को रद्द करने को अपने एजेंडे में शामिल करे तो वे किसी तरह की बातचीत का विरोध नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अपनी इस मांग से वे किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर के 400 से ज्यादा किसान संगठन शामिल हैं। बढ़ते जा रहे किसान, टिकरी सिंगू से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक बड़ी संख्या में इकट्ठा हो चुके किसानों का आंदोलन 28वें दिन भी प्रवेश कर गया। इन जगहों पर चल रहे धरनों में
पंजाब, हरियाणा और बाकी राज्यों से आने वाले किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश से भी बड़ी संख्या में किसानों ने दिल्ली कूच किया है। रेवाड़ी बॉर्डर पर भी किसानों का धरना जारी है। किसान नेता हन्ना मुल्ला ने ANI से कहा कि सरकार अपनी बातों को किसानों पर थोप रही है, जबकि वे पहले भी कई बार कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग के बारे में उसे बता चुके हैं। क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने TOI से कहा, हमने फैसला किया है कि हम हर बिंदु पर अपना जवाब केंद्र सरकार को भेजेंगे। कुछ दिन पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं से कहा था कि वे इस कानून के हर क्लॉज पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने बातचीत के लिए मेज पर आने की अपील की थी। जमहूरी किसान सभा के महासचिव कुलवंत सिंह संधू ने कहा कि 24 दिसंबर को किसान वेबिनार का आयोजन करेंगे, जिसमें सभी 10,000 लोग भाग लेंगे और इसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव प्रसारण होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून, कल सड़क पर उतरेंगे राहुल गांधी, विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक करेंगे मार्च। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल सुबह 10:45 पर विजय चौक से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे। इस दौरान राहुल के नेतृत्व में अन्य कांग्रेसी सांसद भी इसमें भाग लेंगे। इसके बाद राहुल और अन्य वरिष्ठ नेता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे और उनके हस्तक्षेप के लिए 2 करोड़ हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। कांग्रेस सांसद के सुरेश ने इसकी जानकारी दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 69 पूर्व नौकरशाहों का PM मोदी को खुला खत, अर्थव्यवस्था में गिरावट के समय सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को प्राथमिकता क्यों? जी हां दोस्तों, सेंट्रल विस्टा परियोजना पर पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओपन लेटर लिख सवाल खड़े किए हैं। पूर्व नौकरशाहों के एक समूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखकर सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना पर चिंता व्यक्त करते हुए आरोप लगाया है कि शुरुआत से ही गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप के बैनर तले 69वें सेवानिवृत्त नौकरशाहों ने दावा किया है कि देश का लोक स्वास्थ्य ढांचा निवेश का इंतजार कर रहा है और सवाल किया कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सामाजिक प्राथमिकताओं के स्थान पर बेकार और अनावश्यक परियोजना को प्राथमिकता क्यों दी जा रही है, प्रधानता क्यों दी जा रही है। इस पत्र पर पूर्व IAS अधिकारी जवाहर सरकार, जावेद उस्मानी, NC सक्सेना, अरुणा रॉय, हर्ष मंदर और राहुल खुल्लर तथा पूर्व IPS अधिकारी AS दुल्लत, अमिताभ माथुर और जूलियो रेबरो के दस्तखत हैं। उन्होंने कहा है कि संसद के नए भवन के लिए कोई खास वजह नहीं होने के बावजूद यह बेहद चिंता की बात है कि जब देश में अर्थव्यवस्था गिरावट का सामना कर रही है, जिसने लाखों लोगों की बेदहाली को सामने ला दिया है, सरकार ने धूमधाम से इस पर निवेश करने का विकल्प चुना है। राष्ट्रीय राजधानी में सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत संसद के नए परिसर, केंद्रीय मंत्रालयों के लिए सरकारी इमारतों, उपराष्ट्रपति के लिए नए इनक्लेव, प्रधानमंत्री के कार्यालय और आवास समेत अन्य निर्माण किए जाने हैं। परियोजना का काम कर रहे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने अनुमानित लागत को 11,794 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 13,450 करोड़ रुपए कर दिया है। पत्र में आरोप लगाया गया है, हम अपनी चिंताओं से अवगत कराने के लिए आपको यह पत्र आज इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सरकार और इसके प्रमुख के तौर पर आपने केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास परियोजना के मामले में कानून के शासन का अनादर किया। शुरुआत से ही इस परियोजना में गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया गया, जो शायद ही इससे पहले कभी दिखा हो। पत्र में आरोप लगाया, खासकर चिंता की बात है कि जिस तरीके से योजना के लिए पर्यावरण मंजूरी हासिल की गई, उसमें सेंट्रल विस्टा के हरित स्थानों और विरासत भवनों को महत्वाकांक्षा से प्रेरित लक्ष्यों की उपलब्धि में अनावश्यक अड़चन माना गया है। पूर्व नौकरशाहों ने हैरानी जताते हुए कहा है, प्रधानमंत्री कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, विधायिका के नहीं। उस भवन में जिसमें संसद के दोनों सदन होंगे, नियमों के मुताबिक राष्ट्रपति को इसकी आधारशिला रखनी चाहिए थी। PM मोदी ने 10 दिसंबर को संसद के नए भवन का शिलान्यास किया था। पत्र में पूर्व नौकरशाहों ने मामला अदालत में होने के बावजूद संसद के नए भवन के निर्माण की दिशा में अनुचित तरीके से आगे बढ़ने के आरोप लगाए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसानों के अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है, पवार। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को कहा कि किसानों का सम्मान करना सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन अफसोस की बात है कि किसानों को अपने हक के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। पवार ने राष्ट्रीय किसान दिवस पर ट्विटर पर पोस्ट करके किसानों को न्याय मिलने की कामना की। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों किसान 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पवार ने ट्वीट किया, हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किसानों का सम्मान करना सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के किसानों को अपने हक और मांगों के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय किसान दिवस पर किसानों को न्याय मिलने की कामना कर रहा हूं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गुपकार समूह ने बनाई 109 सीटों पर बढ़त, जानिए पर की स्थिति। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पहली बार हुए जिला विकास परिषद चुनाव के मतों की गणना आज कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 9 बजे शुरू हुई। प्रदेश के सभी 20 जिलों में एक साथ मतगणना शुरू हुई। हर जिले में 14 सीटों की मतगणना जारी है। पहली बार कश्मीर घाटी में कुछ सीटों पर कमल खिलता दिख रहा है। वादी में
में बीजेपी 2 सीटें जीत चुकी है। इस बीच रुझानों में गुपकार समूह 109 सीटों पर बढ़त बना ली है, जबकि बीजेपी 65 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 23 पर और जेकेएपी 11 सीटों पर आगे है, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार 54 सीटों पर आगे चल रहे हैं। ईदगाह श्रीनगर से पीडीपी के रेहान परवेज को जीत नसीब हुई है, जबकि पीडीपी ने पुलवामा जिले से 7 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में 4 सीट, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 और भाजपा ने 1 सीट जीती है। बता दें कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के रूप में हुए पहले चुनाव के नतीजे दोपहर बाद आने शुरू हो गए हैं। आतंकवाद और कड़ाके की ठंड की चुनौती के बावजूद 8 चरणों में हुए मतदान में रिकॉर्ड 51.42% मतदान कर जम्मू कश्मीर की आवाम केंद्र के फैसले पर पहले ही मुहर लगा चुकी है। अब नतीजों से विकास, रोजगार, अमन और विश्वास बहाली की लोगों की उम्मीदें परवान चढ़ेंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदर्शनकारी किसानों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को दिखाए काले झंडे, रास्ता भी रोका। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों के एक समूह ने मंगलवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को उस वक्त काले झंडे दिखाए जब उनका काफिला अंबाला शहर से गुजर रहा था। हरियाणा की बीजेपी शासित सरकार कहती रही है कि केवल कुछ किसान ही कृषि कानूनों के खिलाफ हैं। हालांकि दिल्ली से लगती सीमा पर किसानों का जमावड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और उसमें पंजाब से आने वाले किसान भी शामिल हैं। किसानों ने आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को एस्कॉर्ट कर रहे लंबे काफिले को ब्लॉक करने की कोशिश की। बाद में पुलिस ने किसानों को रास्ता देने के लिए राजी किया। विजुअल्स में कई किसानों को काले झंडे और डंडे लहराते देखा जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि बड़ी संख्या में रास्ता रोके किसानों को देखकर मुख्यमंत्री के काफिले को काफी कम करनी पड़ी। खट्टर अंबाला में आगामी निकाय चुनावों में महापौर और पार्षद के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करने आए थे। 1 दिसंबर को अंबाला के ही एक गांव में किसानों के एक समूह ने केंद्रीय मंत्री रतन लाल कटारिया को काले झंडे दिखाए थे। कटारिया अंबाला से ही सांसद भी हैं। किसान और सरकार बातचीत में गतिरोध नहीं तोड़ पाए हैं। केंद्र का कहना है कि वह कानूनों में संशोधन करने के लिए तैयार है और यहां तक कि कानून के हर हिस्से पर चर्चा करने के लिए भी। हालांकि किसानों का कहना है कि वो चाहते हैं कि कानूनों को पूरी तरह वापस लिया जाए। सितंबर में पारित हुए तीनों कृषि कानूनों को केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र में हुआ बहुत बड़ा सुधार बता रही है, जो कि बिचौलियों को खत्म कर देगा और किसान अपनी फसल देश के किसी भी हिस्से में बेच पाएंगे। हालांकि किसानों ने आशंका जताई है कि नए कानूनों से न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म करने का मार्ग प्रशस्त होगा और मंडी व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी और वो बड़ी कंपनियों के रहमो करम पर हो जाएंगे। किसान अब हरियाणा और दिल्ली की सीमा पर डटे हैं। उनके और केंद्र सरकार के बीच वार्ता का इंतजार है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों के खिलाफ यूपी में कल कांग्रेस का प्रदर्शन। बीजेपी सांसदों और विधायकों के घर दफ्तर पर बजाएंगे ताली थाली। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस बुधवार को पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करेगी। इस दौरान बीजेपी सांसद और विधायकों के आवास पर ताली और थाली बजाई जाएगी। गौरतलब है कि किसान संगठन कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। कुछ किसान की आंदोलन के दौरान मौत भी हुई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया संयोजक लल्लन कुमार ने कहा, कितना सब होने के बाद भी केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की मांगों को लगातार अनदेखा कर रही है। ऐसे में 23 दिसंबर को बुधवार के दिन किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर यूपी कांग्रेस कमेटी द्वारा किसान संगठनों के समर्थन में केंद्र सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके तहत कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश के सभी बीजेपी के सांसदों और विधायकों के आवासों, कार्यालयों का घेराव किया जाएगा और किसान विरोधी तीनों काले कानून कृषि को वापस लिए जाने की मांग करते हुए बीजेपी के जनप्रतिनिधियों के आवास, कार्यालयों पर ताली थाली बजाकर प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के निर्देश पर बुधवार को कांग्रेस के जिला और शहर कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों के नेतृत्व में स्थानीय कांग्रेस जनों द्वारा क्षेत्रीय सांसदों, विधायकों के आवास, कार्यालयों पर जाकर ताली थाली बजाकर प्रदर्शन किया जाएगा। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों काले कृषि कानूनों को वापस लिए जाने तक कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बहस करने नहीं पहुंचे यूपी के मंत्री तो स्कूलों का निरीक्षण करने निकल गए सिसोदिया, पुलिस ने रोका। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर राजधानी लखनऊ पहुंचे। इस दौरान यूपी की शिक्षा व्यवस्था के साथ अन्य कार्य पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के बहस करने दिन में पहुंचे मनीष सिसोदिया को गांधी भवन में इंतजार करना पड़ा। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ के बहस में शामिल न होने के बाद सिसोदिया वहां से लखनऊ में प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण करने के लिए निकले। यहाँ इनके काफिले को रोका गया। संजय गांधी पीजीआई से पहले
पुलिस ने जब उनका काफिला रोका तो मनीष सिसोदिया ने लखनऊ के पुलिस कमिश्नर से इस बाबत वार्ता भी की। पुलिस कमिश्नर ने लखनऊ में उनके एक कार्यक्रम की अनुमति लेने का हवाला दिया। सिसोदिया ने कहा कि यह तो बेहद ही शर्मनाक है कि आज जब हम सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने जा रहे थे तो हमें रोका गया। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार तो दमन पर उतर आई है, हमको यहाँ रोका जा रहा है। अगर योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए तो वह किसी भी स्कूल, बिजली घर या फिर अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री और उनके मंत्री बीते 4 वर्ष से सिर्फ घूम ही रहे हैं, अब सिर्फ 1 वर्ष का समय बचा है। अगर 1 वर्ष में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या उनके मंत्री मेहनत करें तो प्रदेश की हालत की हकीकत जान लेंगे। उन्होंने कहा यहाँ की सरकार भी दिल्ली की केजरीवाल मॉडल सरकार की तरह काम करने का प्रयास करे। उत्तर प्रदेश में भी फ्री बिजली, पानी और शिक्षा दी जाती है। सरकार को इस पर काम करना होगा, लेकिन समय बेहद कम है। सिसोदिया ने कहा कि यूपी सरकार ने दिल्ली की आबादी और उत्तर प्रदेश के स्कूली बच्चों की संख्या की तुलना की थी। अब प्रदेश की यही आबादी योगी आदित्यनाथ सरकार को बाहर करने केजरीवाल मॉडल की सरकार बनाने को बेताब है। यहाँ की सरकार एक्सपोज होने से डर रही है, इसी कारण जगह जगह पर बंदिश लगाई जाती है। स्कूल बेदहाल है तो अस्पतालों की हालत दयनीय है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।